सो कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट वन, कैलीग्राफी जो होती है वो आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग होती है। बहुत डिफरेंट स्टाइल से लिखा जाता है। अब जो अकबर की फेवरेट थी वो थी नस्तालिक, जिसको कि फ्लूइड स्टाइल कहते हैं, जिसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लिखे जाते थे। और एक पीस होता था, रीड कोई ले ली, रीड इज लाइक बेसिकली पतला सा एक स्टेम ले लिया, उसको शार्प कर लिया, पॉइंटेड कर लिया, आगे से जो पॉइंट होता था उसको बीच से स्लिट मार दिया जाता था, जिससे कि उसमें इंक भर जाए। इंक भर जाने से वो थोड़ा सा आप लंबा लिख सकते हो। और उसके बाद क्या होता था, वो 5 to 10 mm तक पॉइंटेड रखी जाती थी, उसको कलम कहते थे। फिर एक ब्लैक कलर की इंक होती थी जिसको स्याही कहा जाता था, उसमें डिप करके इस निब को कलम में लिखा जाता था, मतलब इस कलम की निब को उस स्याही में डिप करके उससे लिखा जाता था। और उसमें स्लिट इसलिए होता था ताकि उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक हो जाए। अब आप देखिए, नस्तालिक था, दिस वाज द कैलीग्राफिक। ये जो लंबे लंबे स्ट्रोक्स आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लंबे लंबे स्ट्रोक्स, दिस इज द स्टाइलिंग, तो इसको नस्तालिक बोलते थे। ये अकबर का वन ऑफ द फेवरेट कैलीग्राफिक स्टाइल था। सो इसमें इल्यूमिनेशंस बनाए जाते थे, दीज आर द इल्यूमिनेशंस, यू कैन सी, ये इल्यूमिनेटर्स बनाते थे। तो जो कैलीग्राफर्स होते थे या जो इसमें पेंटिंग्स बनाते थे वो ज़्यादा फेमस हो जाते थे, उनको अवार्ड्स वगैरह मिलते थे। अब जनरली इसमें एक और चीज़ है जो हमको पढ़नी चाहिए और इनफैक्ट समझनी भी चाहिए। जो बुक्स नहीं रीड करते हैं या जो बुक रीडिंग को बेकार मानते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, द फ्लाइट ऑफ रिटन वर्ड। सो अबुल फजल वॉज वेरी फेमस फॉर हिज राइटिंग्स, और उन्होंने इतनी खूबसूरती से एक किताब को डिफाइन किया है कि जो नहीं भी पढ़ता है या बुक्स की इम्पोर्टेंस नहीं भी जानता है वो शायद एक बार को वापस पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ये अपनी राइटिंग में ये कहते हैं कि जो शब्द होते हैं, जो ये शब्द वो बातें बताते हैं, उस समय को बताते हैं जो समय बीत चुका है, जो अब हमारे साथ नहीं है। बोले गए शब्द चले जाते हैं, उन्हीं के दिल में रहे चले जाते हैं जिन्होंने उसको बोला था या जिन्होंने उसको सुना था। मतलब अगर आज मैं कुछ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो बस हम तक ही सीमित है, हमारे बाद किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या बोला गया था। लेकिन अगर वो रिटन में होता है तो वो हमको विजडम दिखाते हैं, उन लोगों के बारे में भी बताते हैं जो हमारे पास हैं, जो दूर हैं, उनके बारे में भी पता लग जाता है। जैसे आज हम रिटन वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो ये हमें बाबर के बारे में, अकबर के बारे में बता रहे हैं जो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ रिटन वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ बोले गए शब्द होते, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि हमारे पास बचा होता या जिससे हम जान पाते कि जो गुजर गए वो कैसे रहते थे, क्या उनका मन था, कैसे सोचते थे, कैसे राज करते थे। और इन राइटिंग्स को या जो लिखे हुए शब्द होते हैं जो सिर्फ ऊपरी तौर पर देखते तो उनके लिए तो ये काला अक्षर है, लेकिन अगर इसको डीप साइटेड होके देखा जाए, बहुत गहराई में देखा जाए, अगर इसको विजडम की नजरों से देखा जाए, मतलब जिसको वो बोलते हैं चिरागे शिनसाई में देखा जाए, लैंप ऑफ विजडम में देखा जाए, तो ये जो रिटन वर्ड्स होते हैं ये दिखने में तो ब्लैक होते हैं लेकिन इसमें हजारों रेज होती हैं, लाइट की हजारों रेज होती हैं। आप इसे कह सकते हो कि एक खूबसूरत लाइट पे एक बड़ा सा मोल है जिससे कि उस लिखाई उसको नजर ना लग जाए। एक लेटर या जो खत होता है वो एक पोर्ट्रेट होता है विजडम की, वो एक तस्वीर होता है विजडम की, एक रफ स्केच होता है उन आइडियाज का जो उस पर्सन में थे। ये डार्क लाइट होती है जो कि पूरे दिन को भी रोशन कर सकती है। एक ऐसा ब्लैक क्लाउड होता है जो कि प्रेग्नेंट है, जिसके पेट में इतनी सारी नॉलेज है। और ये ऐसे होते हैं जो गूंगे भी हैं लेकिन बोलते हैं, शब्द खुद नहीं बोलते
लेकिन ये ऐसा गूंगा व्यक्ति होते हैं, ऐसे गूंगे होते हैं जो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। ये एक जगह रुके होते हैं लेकिन आपको ट्रैवल करा देते हैं दुनिया की। ऐसे बस एक शीट पे खिंचे होते हैं, लेकिन खींचकर बस शीट पे लिखा होता है, लेकिन ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत ऊपर तक की सैर करा देते हैं। सो वर्ड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको बस उसका डीप मीनिंग समझने की जरूरत होती है। नाउ वील स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, द पेंटेड इमेज। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसमें रिटन था कैलीग्राफीज। अब पेंटेड इमेज के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो जैसे पेंटर्स को भी मुगल एम्पायर में बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, बिकॉज इनका काम क्या होता था, क्रॉनिकल्स पूरा का पूरा नरेट करते थे मुगल एम्परर्स को, और जो कि उसमें उस समय प्रेजेंट था, उस टाइम पे रूल कर रहा था। और रिटन टेक्स्ट के साथ साथ जब इमेजेस भी होती हैं तो एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है, उसको पिक्टोरियल फॉर्म मिल जाता है कि क्या लिखा है, कैसे हो रहा है। तो वो पिक्टोरियल फॉर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटिव हो जाता है। जैसे हमने भी कई बार हम स्टोरीज पढ़ते हैं, अगर वो स्टोरी बुक बिना पिक्चर्स की होती है तो मज़ा नहीं आता। स्टोरीज होती है तो इमेज दिख जाती है कि ओ इसमें ऐसे हो रहा होगा। सो इट वाज लाइक दैट कि विजुअल एक्सप्रेशन हो जाता है। तो वो विजुअल एक्सप्रेशन हो जाने की वजह से वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो जो लिखने वाले, जो स्क्राइबर्स होते थे, कैलीग्राफर्स होते थे, वो जब लिखते थे तो लेफ्ट साइड का जो पेज होता था उसको ब्लैंक छोड़ देते थे, जिससे कि बाद में जो पेंटर्स थे वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग उस पे पेंटिंग किया करते थे और उन वर्ड्स को डिस्क्राइब किया करते थे। ये जो पेंटिंग्स होती थी, दीज वर लाइक मिनिएचर्स, छोटी छोटी फॉर्म में लिखा होता था, दिखा रहे होते थे सारी चीज़ों को, और फिर इनको पास किया जाता था कि आसपास का एरिया कैसा दिख रहा है, जो माउंटिंग है पिक्चर्स की, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, वो कैसे दिख रही है, वो उस पर माउंट कर देते थे पिक्चर्स की। पिक्चर्स बना के रिटन वर्ड के बगल में छोटा सा पूरा उसका पिक्टोरियल फॉर्म, वो छोटा सा जो फॉर्म होता था उसको मिनिएचर बोलते थे। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट बताना भूल गई कि अकबर थे, जो अकबर को कैलीग्राफर्स बहुत पसंद थे। जो उनके यहाँ एक आप पेंटिंग के नीचे जब पढ़ोगे, जो अभी हमने पेंटिंग देखी थी, तो उसमें उन्होंने गोल्डन पेन करके एक राइटर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हुआ था, अवार्ड किया हुआ था, कलमे शाही ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो उनको अवार्ड भी दिया जाता था। और ये जो राइटर्स या कैलीग्राफर्स होते थे, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द पेज छोड़ते थे और उसमें ये अपना नाम लिख देते थे, जस्ट टू शो कि ये किसने लिखा है। इसी तरीके से जब पेंटिंग्स बनती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी, तो वो पेंटिंग्स सिर्फ पिक्चर को, वर्ड्स को डिस्क्राइब नहीं कर रही होती थी, साथ साथ में ये ब्यूटी भी एनहेंस कर देती थी। और ऐसा माना जाता था कि पेंटिंग्स में एक स्पेशल पावर्स होती हैं कि अगर वो कुछ नहीं भी बोलें तो वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर देती हैं कि किंगडम कैसी थी, किंग का पावर कैसा था। जैसे पेंटिंग में किंग को कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके आसपास के दासी दिखाए जाते हैं, विच डिपिक्ट्स कि उस टाइम का कल्चर कैसा रहा होगा, कैसे कपड़े वो पहनते थे। तो ये बहुत पिक्टोरियल फॉर्म हो जाता है कि बिना कुछ बोले सिर्फ देख के हमको समझ में आ जाता है। अब अकबर की कोर्ट के जो कोर्टियन थे, एक अबुल फजल, जिनका भी हमने राइटिंग के बारे में पढ़ा, इन्होंने पेंटिंग के बारे में भी लिखा है और ये बताया है कि पेंटिंग एक मैजिकल आर्ट है, जिसमें ये ताकत है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसमें भी लाइफ दिखा देती है, कि ऐसा इतना लाइवली दिखाती है कि वो ऐसा लगता है ये तो नॉन लिविंग था, ऐसा लग रहा है अभी बोल पड़ेगा, वैसा वाला पेंटिंग्स। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ पेंटिंग्स को भी डिस्क्राइब किया है, दैट वी कैन सी ओवर हियर। और उनका कहना था कि अबुल फजल का कहना था कि जो ड्राइंग होती है वो लाइकनेस को दिखाती है, मतलब कोई भी चीज़ को आप कितना परफेक्टली पेपर पे उतार सकते हो उसको पेंटिंग कहते हैं या उसको तस्वीर कहा जाता है। और जो इनके हिज मजेस्टी इज यूज फॉर अकबर,
जो अकबर था वो उसको पेंटिंग्स भी बहुत पसंद थी और वो उसको एनकरेज भी बहुत किया करते थे। और क्योंकि ये एक तरीके की स्टडी भी थी और अमेजिंग स्टडी थी, और बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो अपने काम किया करते थे, और हर हफ्ते कई सुपरवाइजर्स या जो क्लर्क्स होते थे वो वर्कशॉप रखते थे और वहाँ पे वो अपना काम सबमिट कराया करते थे। जो भी हर आर्टिस्ट ने काम किया उसको सबमिट करते थे, और फिर जो उसमें से बेस्ट लगता था उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता था, उसकी मंथली सैलरी को भी बढ़ा दिया जाता था। इसकी वजह से लोगों को अप्रिसिएशन मिलता था, तो वो और बेहतर और अच्छा काम करने की कोशिश करते थे। बहुत सारे एक्सीलेंट पेंटर्स पाए जाते थे उस टाइम पर, जिसमें बेहज़ाद एक बहुत खूबसूरत पेंटर थे। बहुत खूबसूरती से चीज़ों को पिक्चराइज किया करते थे, मास्टरपीसेस बनाया करते थे, और बहुत वंडरफुल वर्क था। यूरोपियन पेंटर्स भी थे जो कि फेम पाने के लिए इधर आ गए थे। बहुत डिटेल में, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को बारीकी के साथ उसमें डिटेलिंग करके दिखाया करते थे, और जो जनरल इनका फिनिश था, जो बोल्डनेस थी, जो एग्जीक्यूशन था पिक्चर्स में, वो इनकम्पेरेबल था, बहुत अमेजिंग। और हर इनमेट ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता था, वो ऐसा लगता था जैसे हर किसी में उसमें लाइफ आ गई हो। और कई हंड्रेड्स ऑफ पेंटर्स तो बेचारे फेम की तलाश में यहाँ आते थे कि हम आर्ट करेंगे तो हमको नाम मिलेगा, हम वो हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, उस चक्कर में भी आया करते थे दूर दूर से। और ये स्पेशली हिंदू आर्टिस्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग था, बिकॉज हिंदू आर्टिस्ट को भी वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया करते थे। ये जो पिक्चर्स हैं वो चीज़ों का कंसेप्शन दिखाती हैं कि हम कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे ज़्यादा बेटर तरीका नहीं है कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का। बट इन सब पेंटिंग्स के होते हुए, खूबसूरती होने के बावजूद, इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन होने के बावजूद, यहाँ पर एक चीज़ थी कि पेंटिंग से जो मुगल्स जो पेंटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, कोऑपरेट किया करते थे पेंटर्स को, बट जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स लोग थे, स्पेशली जो उल्मा वाले थे, उनमें और पेंटर्स में हमेशा मतलब एम्परर्स जो पोर्ट्रे करवाते थे चीज़ों को, और जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स उल्मा थे, उनमें हमेशा टेंशन चलती रहती थी। क्योंकि उल्मा के लोगों का ये बिलीफ था कि कुरान में और हदीस में ऐसा लिखा गया है, और ये प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया हुआ है, कुरान और हदीस में भी ऐसा लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स के पिक्चर्स को नहीं बनाना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट करने का काम सिर्फ गॉड का है, तो हाउ कैन यू डू दिस। तो इसलिए उनको हमेशा प्रॉब्लम होती रहती थी, वो इस चीज़ को अग्री नहीं करते थे। फिर धीमे धीमे करके ये जो शरिया का इंटरप्रिटेशन था वो भी चेंज हुआ, और इस्लामिक ट्रेडिशंस में भी चेंजेस आए, उनको इंटरप्रेट किया गया, डिफरेंट तरीके निकल कर आए सोशल ग्रुप्स में। फिर लोगों ने क्या किया कि अपने पॉलिटिकल नीड्स के अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज करना शुरू कर दिया। जो मुस्लिम रूलर्स थे एशियन रीजन के, उन्होंने ड्यूरिंग सेंचुरीज एम्पायर बिल्डिंग की और अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करना शुरू किया। और वो मुस्लिम रूलर्स भी अपने खुद के पोर्ट्रेट, सीन्स, या अपनी लाइफ की पिक्चर्स या अपनी किंगडम की पिक्चर्स बनवाया करते थे। जैसे कि सफाविद के किंग्स जो थे, ईरान के सफाविद किंग्स थे, वो फाइनेस्ट आर्टिस्ट को हायर करते थे। उन्हीं की कोर्ट में ये बेहज़ाद जी थे जो कि बहुत अच्छी पेंटर थे, और कल्चरल फेम भी फैलता था इनका, क्योंकि हम बहुत मतलब पेंटिंग के माध्यम से अपनी वो कराते थे, फेम को फैलाते थे कि लोग अलग अलग देखेंगे कि हाँ हमारी पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारा फेम बढ़ जाएगा।
कई आर्टिस्ट ईरान के भी थे जो मुगल इंडिया में आ गए थे और अपने मुगल कोर्ट में अपना एक्सप्रेशन दिखाना चाह रहे थे कि हम कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को पेंटिंग के माध्यम से। तो हुमायूं के साथ दो लोग, जो दो पेंटर्स आए थे, दोज वर मीर सैयद अली और अबुस समाद। और फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में यहाँ आ गए कि पैट्रनेज मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, लेकिन फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के और एम्परर्स के बीच में चलता ही रहा कि ह्यूमन फिगर्स को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अकबर की कोर्ट के जो अबुल फजल थे, उन्होंने इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोला कि एक्सप्लेन करते हुए बोला कि कई सारे लोग हैं जो पेंटिंग्स को हेट करते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को हेट करता हूँ, मैं उन्हें डिसलाइक करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक यूनिक तरीका है जिससे आप ये दिखा सकते हो कि गॉड क्या क्या करते हैं और हम उनको सैल्यूट करते हैं, गॉड के आगे सर झुकाते हैं कि हम उनकी जिसमें उन्होंने लाइफ डाली हम उसको फील कर पा रहे हैं, लेकिन बस हम उनकी बनाई हुई चीज में लाइफ नहीं डाल सकते जैसा कि वो लाइफ डालते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अकबरनामा एंड द बादशाहनामा।